Assalamualaikum everyone. Am I audible for you guys? Yes, ma'am. Okay. So first of all, I'm Kuratulan, a clinical psychologist and interpersonal therapist. And this webinar is actually sponsored by the Minds Consultant, and I'm the CEO of the Minds Clinic. So today we are going to talk about the ethical protocols in psychology for the practitioners. सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि किसी भी जगह पर एथिक्स क्यों जरूरी होते हैं. व्हाट आर एथिक्स बेसिकली. अगर मैं आम जुबान में कहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि हम इंसानों का तौर तरीका जानवरों से बहुत मुख्तलिफ है. ठीक है. अब वो क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि हम में एटिकेट्स हैं, हम में मैनर्स हैं. ठीक है. कम्युनिकेट तो वो भी करते हैं आपस में अपनी. अगर चिड़िया को देखोगे तो वो चिप कर रही होती है, राइट, अपनी आवाजें निकाल रही होती है. कम्युनिकेट तो वो भी कर रहा होता है, आवाजें वो भी निकाल रहा होता है. लेकिन क्या है कि हमारे मैनर्स, हमारे एटिकेट्स हमें उनसे डिफरेंशिएट करते हैं. सो दिस इज वेयर कम्स द एथिक्स. आपका बात करने का तरीका, आपका कम्युनिकेट करने का तरीका, आपका इंटरेक्ट करने का तरीका मैटर करता है. ठीक है. सो एथिक्स, जब भी हम एथिक्स की बात करते हैं, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे होते हैं, इस टर्म को बहुत ज्यादा बोला जा रहा होता है. लेकिन बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हम जब भी अपने स्टूडेंट से बात कर रहे होते हैं तो हम उन्हें ये कहते हैं डेट नेवर ब्रेक द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अ पर्सन. अब वो क्या है? स्पिरिचुअल साइकोलॉजी में ज्यादातर बातें मुस्लिम्स के रिलीजन से ली गई हैं. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली इस चीज का शायद हमें अंदाजा भी ना हो, बट वो सारे फीचर्स जो वहां पर पॉजिटिव दिखाए जाते हैं वो बेसिकली इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज की डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है. अब अगर देखा जाए, जब हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं, प्राइवेसी की बात करते हैं, पेशेंट की कम्युनिकेशन, उसकी हेल्थ, उसके डिस्ट्रेस की बात करते हैं, तो क्या हम किसी हद तक एक रेलेवेंट आम जुबान में बोले जाने वाली एक टर्म की बात नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि इसी तरह की डिस्क्रिप्शन दे रही होती है. और वो है चुगली. आपने एक की बात दूसरे को जाकर नहीं करनी. राइट. हमारी लैंग्वेज चेंज हो सकती है. हम वो उर्दू में कह रहे होते हैं तो इंग्लिश में हम प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी एंड ऑल दैट स्टफ हम बोल रहे होते हैं. लेकिन वही बात अगर हम उर्दू में कहते हैं तो हम थोड़ी और तरीके से बात करते हैं. ठीक है जी. अब यहाँ पर मैंने एक कोटेशन लिखा है, एंड आई होप ये कोटेशन आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे थ्रू आउट योर प्रैक्टिस प्रोसेस. दैट इज, we have a chance to make amends before our streets are overcrowded with a subpar therapist and the counselors who have crossed a bar that has been set for, you know, too low, operating in a field that is far too sensitive. मैं अक्सर ये टर्म बोल रही होती हूँ, और यहाँ तक कि इस वक्त मेरी जो इस अकाउंट की प्रोफाइल पिक है उसमें भी लिखा हुआ है, नो वन इज यू एंड दैट इज योर सुपर पावर. इसी तरह मैं एक और बात कहती हूँ, योर वर्ड्स आर योर सुपर पावर. बीइंग अ थेरेपिस्ट, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैं बजाते खुद या मेरे बाकी कुलीग्स, हम लोग अक्सर एक बात अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अगर आपको कोई ये कहे कि हाँ आप बातें ही तो करते हो, तो आगे से परेशान होने की जरूरत नहीं. जवाब ये दो कि लोगों को जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बीमार भी तो बातें ही करती हैं. अगर किसी और इंसान की बात मुझे खुश कर सकती है, उसके अल्फाज मुझे उदास कर सकते हैं, मुझे रुला सकते हैं, तो इसका मतलब वो मुझे बेहतर भी कर सकता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन our country, because of some lack of certain protocols and standards, क्या हुआ कि मेडिकल प्रोफेशन में भी, सेमी मेडिकल प्रोफेशंस जैसे कि साइकोलॉजी है, अप्लाइड साइकोलॉजी है या फोरेंसिक्स है, यहाँ पर क्या हुआ
ऐसे थेरेपिस्ट आना शुरू हो गए जिनके स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट्स बजाते खुद नहीं की गई, एंट्री टेस्ट नहीं लिए गए। हर स्टूडेंट साइकोलॉजी पढ़ तो सकता है लेकिन समझ नहीं सकता, अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे मार्केट्स एक तरह से ओवर क्राउड होना शुरू हो गए विद द सो कॉल्ड थेरेपिस्ट एंड द काउंसलर्स एंड द साइकोलॉजिस्ट, जो शायद इस चीज को समझ भी नहीं पाते, जबकि ये फील्ड सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। किसी को कट लग जाए ना, इंजरी हो जाए, तो समझ में आती है, आप उसको स्टिच कर देते हो। ठीक है, एक डॉक्टर उस पे स्टिचिंग कर देता है, ड्रेसिंग कर देता है, बैंडेज करके घर भेज देता है, राइट। हफ्ता 2 हफ्ते का आराम बता देता है, उसके बाद वो जख्म ठीक हो जाता है। किसी का गला खराब हो जाए तो एंटीबायोटिक दे दी, ठीक है, एंटीहिस्टामाइंस रिकमेंड कर दी अगर वो एलर्जिक है तो, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, कुछ दिनों में वो रिकवर हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी फील्ड है, दिस इज रिगार्डिंग अ डिस्ट्रेस, ठीक है, और ये बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए आज इस चीज को हम लोगों ने पर्टिकुलरली डिस्कस किया। और आई होप इस चीज को आप लोग मजीद कंसीडर भी करेंगे। अब आ जाते हैं कि एथिक्स की बात तो कर ली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि इस वक्त जो करंटली अनएथिकल प्रैक्टिसेस चल रहे हैं वो हमारी फील्ड में क्या क्या है। ज्यादातर क्या होता है, देखो साइकोलॉजी, आई नो इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, आई एडमिट दिस थिंग। लेकिन होता क्या है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पर्टिकुलर कोर्सेज कराए जाते हैं, सेमेस्टर्स में पर्टिकुलर प्रोग्राम्स होते हैं, सब्जेक्ट्स कह लो उसको, प्रोग्राम्स कह लो, ठीक है। अब वहां पर क्या है, नॉर्मली एमएस क्लिनिकल में भी या एमफिल में भी क्या होता है, रिसर्च पढ़ा दी, सीबीटी पढ़ा दी, उसके साथ प्ले थेरेपी पढ़ा दी, जनरल एडल्ट्स एंड द एडोलेसेंट्स के कोर्सेज करा दिए, चलें जी बात खत्म। उसके बाद आपका मेजर प्रोजेक्ट आ जाता है रिसर्च का, बच्चे उसमें लग जाते हैं। एडमिट दिस थिंग कि आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स होते हैं आप, और उसके बाद आप क्या करते हैं, जब आप क्लिनिक में जाते हैं तो आप बैठ जाते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हुए सारे एज ग्रुप्स को, सारे डेकोरम्स को, सारी डिमांड्स को डील करना, जो कि आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकोलॉजी को डील कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने इंटर्नशिप एडल्ट्स में भी की थी तो वो समझते हैं कि वो एडल्ट्स को भी डील कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पर्टिकुलर पॉपुलेशंस को डील करो, इट्स बेस्ट। आप पर्टिकुलर एरिया को डील करो, इट्स बेस्ट। हर एक चीज को पकड़ कर ग्रैब करके चेन करने की कोशिश नहीं करो, हर चीज आपके साथ अटैच नहीं रहेगी, ठीक है। फिर नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड फॉर द रेफरिंग अथॉरिटीज। अब हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मैंने रिसेंटली भी इस चीज को ऑब्जर्व किया इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, कि वहां पर व्हाट्सएप पर डिस्कशन हो रही है, एंड आई वाज वेरी एस्टोनिश्ड टू सी कि एक जूनियर, आप चाहे एक जूनियर से बात कर रहे हैं या आप चाहे एक जूनियर होते हुए एक सीनियर से बात कर रहे हैं, आप एक इंसान से बात कर रहे हैं, इतना काफी है आपके एथिक्स का होने के लिए, ठीक है। आप बात कर रहे हैं, आपके मैनर्स शो होने चाहिए, ठीक है ना, चाहे सामने वाला आपसे जैसे भी बात कर रहा, उसमें और आप में एक फर्क रहना चाहिए, ठीक है। और स्पेशली जब आप एक अथॉरिटी को रेफर कर रहे हैं तो फिर आपको उनकी एक लेवल पर आकर बात करनी चाहिए। अगर उनका नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है, आई एडमिट देयर आर सर्टेन नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड्स अराउंड द और मार्केट एज वेल, ठीक है। तो अब उसमें क्या करना चाहिए आपको, try to highlight those non-professional attitudes in a very सिंपल मैनर, जिसमें सामने वाले की तौहीन या तजलील भी नहीं हो और आप अपनी बात भी कन्वे कर सकें, ठीक है। फिर आ जाता है लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द साइकोथेरेपी। अनफॉर्चुनेटली हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से हैं, उन्होंने इस टाइम ज्वाइन किया हुआ, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तानी हैं, ठीक है। तो मैं यही कहती हूँ कि इट्स ट्रू, हम जिस कॉन्टिनेंट के लोग हैं, हम में इस रिगार्डिंग अवेयरनेस बहुत कम रही है।
लेकिन बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे स्टूडेंट्स में भी इस चीज की बहुत कम अवेयरनेस है। साइकोथेरेपी itself is a huge domain in psychology, जिसके पर्टिकुलर डेकोरम्स हैं, जिसकी पर्टिकुलर थेराप्यूटिक असेसमेंट्स हैं। आपको हर असेसमेंट नहीं आती होगी, दैट्स ट्रू, हमें भी नहीं आती होगी। उस चीज को एडमिट करें, ठीक है। उस पे लगे वो जो आपके सामने बैठा है, जिस पर आप अप्लाई कर रहे हो, दैट इज अ ह्यूमन बीइंग। वो कोई एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट नहीं है जो वेस्ट हो जाएगा तो दूसरा लाके रख लोगे। ही और शी इज अ ह्यूमन बीइंग जो ऑलरेडी एक डिस्ट्रेस को फेस कर रहा है, चैलेंज को फेस कर रहा है, और आप उसे मजीद चैलेंज दिखा रहे हो। आपका वर्बल नॉन वर्बल बहुत कुछ कम्युनिकेट कर रहा है जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में बैठे हो। सो मेक श्योर कि अपनी नॉलेज को टाइम टू टाइम अपडेट करते चले जाओ, ठीक है। प्राइवेसी वॉयलेशन इस वक्त, दिस इज अ ह्यूज क्वेश्चन इन आवर एकेडमिक्स। क्यों? स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेरे पास इवन बहुत से ऐसे मैसेजेस आए होते हैं, आए रोज आते हैं, मैम केस रिपोर्ट शेयर करते हैं, ग्रुप्स में आए होते हैं, किसी के पास फलान डिसऑर्डर की केस रिपोर्ट हो तो शेयर कर दे। नेवर शेयर योर केस रिपोर्ट्स विद एनी पर्सन, नॉट इवन योर सुपरवाइजर। सॉफ्ट में किसी के साथ अपनी केस रिपोर्ट्स शेयर नहीं करें। हमारे पास रिव्यू के लिए जब आते हैं, स्टूडेंट्स के वाइवाज हो रहे होते हैं, हम ले रहे होते हैं, अक्सर ऐसा भी होता है, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे होते हैं, सिंपोजियम अटेंड कर रहे होते हैं, कि देखो मुझे नाम तो शायद अपने पेशेंट का भूल जाए, ऑब्वियसली दिन में इतने पेशेंट्स होते हैं, लेकिन हिस्ट्री, सिम्टम्स, केस फॉर्मुलेशन याद रहती है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, हमें आइडिया हो जाता है कि ये केस तो ऑलरेडी हमने कहीं देखा है। तो इसका मतलब आपकी रिपोर्ट लीक हुई हुई है, आपने किसी से ली है जो काम आपने किया ही नहीं, आप वो खुद का दिखा रहे हो। तो वहां आपने वॉयलेशन कर दी प्राइवेसी की, पेशेंट की प्राइवेसी की वॉयलेशन कर दी, एथिक्स की भी वायलेशन कर दी। दूसरा क्या होता है, जब भी आप अपने पेशेंट का या किसी पर्टिकुलर पर्सन का एक प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहे हो, नेवर शेयर हिज नेम, नेवर डू दैट। चाहे आप अपने कुलीग के साथ ही केस क्यों ना डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखा करें। फिर देन कम्स इर्रिस्पेक्टिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर क्लाइंट्स। अभी सुबह मेरे पास एक क्लाइंट आया, अब मैं साथ साथ अपनी डेली रूटीन क्लिनिकल सेटिंग से एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड होता चला जाए कि सुबह वो क्लाइंट आए हैं एंड शी सेड कि मेरी आज की अपॉइंटमेंट थी। अब मुझे याद है कि मेरी आज की अपॉइंटमेंट इनके साथ स्केड्यूल्ड नहीं है, मेरी डायरी में नहीं है, मेरे कैलेंडर में नहीं है। अच्छा, व्हेन आई सॉ हर शीट, ठीक है, तो मैंने देखा कि जहां पर मैंने आज की डेट 15 डाली हुई है, उसको 16 बनाया गया। तो मैंने उन्हें सिर्फ इतना कहा कि आज की तो थी नहीं आपकी अपॉइंटमेंट, हाँ आपने आज की बना दिया, कोई बात नहीं, आप लेट हो गए थे तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे कॉल कर लेते या टेक्स्ट कर देते, मैं आपका रीस्केड्यूल कर देती, ठीक है। नेवर बी इररिस्पेक्टिव टुवर्ड्स योर क्लाइंट, अपने क्लाइंट की डिसरिस्पेक्ट नहीं करें, उसे जज नहीं करें। नेवर मेक सम फेसेस अबाउट हिज हिस्ट्री। क्लाइंट आपके पास मैरिटल इशू को लेके आएगा, सेक्सुअल इश्यूज को लेकर आएगा, ठीक है, उसको नॉन जजमेंटल होकर देखो। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग्स के दौरान, प्रोफेशनल्स को ये बात कह रही होती हूँ कि जो आपके पास आया है उसे जज करने के लिए बाहर सोसाइटी बैठी हुई थी, वो सारे जजमेंट्स वो सुनकर आया है, और अगर आप भी वहां बैठे उसको फेसेस ही बनाकर दिखाओगे और जज ही करोगे तो आप में और सोसाइटी में क्या फर्क रह गया? वो सारा काम तो सोसाइटी कर चुकी थी, ये तो आपका काम ही नहीं था। HIV पॉजिटिव पेशेंट्स भी मैं देखती हूँ, ठीक है। नेवर
बी जजमेंटल अबाउट देमसेल्फ। हर इंसान की एक अपनी कहानी होती है। कौन चाहता है मौत के मुंह में जाना? कोई नहीं चाहता। ठीक है। तो इस चीज को कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना क्लाइंट की तरफ। आपका वर्बल नॉन वर्बल इतनी जल्दी वो पिक करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्ट्रेस में होते हैं, तो उनके लिए नेगेटिव स्टिमुलस को पिकअप करना बहुत आसान होता है। ठीक है जी। अननेसेसरी लॉन्ग क्लिनिकल सेशंस। स्टैंडर्ड है कि आप 30 to 45 मिनट्स का सेशन रखें, इससे मैक्सिमम कभी भी नहीं जाए। मैक्सिमम 40-45 मिनट्स का इनफ है। जैसे ही आपका सेशन 30-35 मिनट्स का हो चुका हो, उसके बाद सेशन को वाइंड अप करना शुरू कर दो। ठीक है। ताकि पेशेंट की एक तरह से सेटिंग डेवलप होना शुरू हो जाए कि नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन। ठीक है जी। मिनिमल ट्रेनिंग ऑफ द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जैसे मैंने बात की, ठीक है, क्लाइंट्स को डील करना। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर क्या होता है, बच्चे इंटर्नशिप करने जाते हैं, उन्हें एक एक दो दो पेशेंट्स पकड़ा के दे देते हैं कि पकड़ो, करो डील, और सुपरवाइज नहीं किया जाता। फेस टू फेस सुपरविजन बहुत जरूरी होती है फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। ठीक है। फिर हर स्टूडेंट, हर बच्चा बजाते खुद दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है। कुछ बच्चों का स्टेमिना दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ होता है। कुछ बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल दूसरे बच्चों से एवरेजली ज्यादा होता है, तो उनके लिए तो चीजें कंपनसेट हो जाती हैं, वो कर लेते हैं। कुछ नहीं कर पाता है। कुछ को पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स को डील करना नहीं आता, तो उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? यूनिवर्सिटीज का तो एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। वो जाहिर है आपको एक्स्ट्रा आवर्स दे सकता है। आप वहां क्या करो, आप साइड बाय साइड डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज्वाइन करते जाओ, क्लिनिकल कोर्सेज करते जाओ। देयर आर सर्टेन प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग मी जो टाइम टू टाइम डिफरेंट प्रॉपरली कोर्सेज करवा रहे होते हैं, ज्वाइन करो उन्हें। क्योंकि इस तरह आपकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स डेवलप होती चली जाती हैं, आपका नॉलेज एक्सटेंड करता चला जाता है। ठीक है जी। फिर एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर लाइसेंसिंग एंड द गवर्निंग बॉडी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक साइकोलॉजी की कोई भी लाइसेंसिंग बॉडी नहीं है, कोई भी गवर्नमेंटल बॉडी भी नहीं है। हमें उठा के कभी अलाइड हेल्थ साइंसेज के साथ डाल दिया जाता है, तो कभी किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के साथ डाल दिया जाता है, लेकिन लाइसेंसेस हमें प्रोवाइड नहीं किए जाते। दैट इज ट्रू। उसकी वजह से क्या है? उसकी वजह से ये है, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है, जब मैं उनकी क्वालिफिकेशंस पढ़ने बैठी तो मुझे पता चला ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन के बैठे हुए हैं और क्लिनिक ओपन करके बैठे हुए हैं, इनकी तो डिग्री BS ऑनर्स है। ये कैसे बैठ गए? फिर ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं मैंने जिनके पास डिग्रीज ही नहीं है, एक एक दो दो वर्कशॉप्स अटेंड की हुई हैं और स्पीकर्स बन के बैठे हुए हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन के बैठे हुए हैं। क्यों जी? क्योंकि हमने तो 1 महीने का कोर्स किया था। ठीक है। ऑलवेज स्टे अवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल, दे आर स्कैम्स। ठीक है। गैप्स इन द प्रैक्टिसेस एंड नीड फॉर द इम्प्रूवमेंट। यस, दैट्स ट्रू। हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में बहुत से गैप्स हैं। हमारे पास आइडियल एनवायरनमेंट नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास मॉडर्न एनवायरनमेंट नहीं है। हमारे पास जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं यूनिवर्सिटीज में, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ऐसे इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल हैं जिन्होंने 1990s का पढ़ा हुआ है। उनका नॉलेज अपग्रेडेड नहीं है। उसकी वजह से क्या है कि हमारी प्रैक्टिसेस में कहीं ना कहीं गैप आता रहता है। उस गैप को कवर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? इम्प्रूव आप ऐसे कर सकते हो, एक तो टाइम टू टाइम अपना नॉलेज खुद पढ़ो, जर्नल्स को गो थ्रू करो, ट्रेनिंग लो, वर्कशॉप्स लो, कम्युनिकेट करो, डिस्कस करो फ्रेंड्स के साथ सर्कल्स में बैठकर। ठीक है। हर दफा कैफेटेरिया में बैठ के चाय पीने से बेहतर है कभी कभार साथ में गपशप भी हो जाए। ठीक है। मेक योर एनवायरमेंट हेल्दी, मेक योर डिस्कशंस हेल्दी। ठीक है। फिर एक और चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गैप्स। कल एक ग्रुप में जी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है,
ऑलराइट, काइंडली अपना माइक ना ऑफ रखा करें, इससे फिर डिस्टरबेंस हो रही होती है सबको। एनीवेज, अभी कल मुझसे शायद किसी स्टूडेंट ने पूछा, और ग्रुप में ही पूछा, कि क्या साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वहां मैं देख रही थी, डिबेट्स आ रही थी, कोई कह रहा था हाँ जी कर सकते हैं, कोई कह रहा था यूएस में कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। कोई स्टूडेंट्स कह रहे थे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो जस्ट टॉक थेरेपी करता। सारे जवाब अपनी अपनी जगह पर किसी किसी हद तक मुनासिब नहीं है। मैं गलत नहीं कह रही, मैं मुनासिब का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको अगर वहां फिर एक लॉजिक भी थी, एक मोहतरमा या मोहतरम ने दी हुई थी कि हमें साइकोफार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है, तो इसीलिए तो पढ़ाई जाती है कि प्रिस्क्रिप्शन दे सको। नहीं बेटे, हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारा काम हीलिंग का है। हम कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं हीलिंग में। ठीक है, हमारा काम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना नहीं है। आपको अगर मेडिसिन पढ़ाई जाती हैं तो उसकी वजह यह है कि जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है, उसके बिहेवियरल इशू या इमोशनल इशू को आप आइडेंटिफाई कर सको कि कहीं ये इसकी पर्टिकुलर मेडिकेशन की वजह से तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली जो पेशेंट होते हैं बायपोलर मैनिक एपिसोड के साथ, उस वक्त जब उनका मैनिक एपिसोड चल रहा होता है, उन्हें लिथियम भी दी जा रही होती है और अक्सर हैलोपेरिडोल भी दी जा रही होती है। ठीक है, अब जब वो मैनिक एपिसोड में होते हैं, वो बड़े एग्रेसिव होते हैं, बड़े एजिटेटिव स्टेट में होते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, राइट, ये सारी चीज होती है। इन सब के साथ हफ्ता दो हफ्ता गुजरने के बाद वही पेशेंट आपको डल दिखना शुरू हो जाएगा। आप ऑब्जर्व करने लगोगे कि ये रूठा रूठा सा और खोया खोया सा और लेजी सा, लैक ऑफ एनर्जी है, स्लीप डिस्टर्ब बताना शुरू हो जाएगा, वो एपेटाइट डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, पेशेंट इरिटेबल होना शुरू हो जाएगा। इवन मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो रोना शुरू कर देते हैं। वो बंदा, वो इंसान जो एक तरफ बहुत एजिटेटिव था, जिसका एनर्जी लेवल पीक पे था, बातों पे बातें कर रहा था, वो अभी बैठा आपके सामने रो रहा है। तो जब आप उसकी मेडिकल स्लिप पढ़ो तो आपको पता चले कि जो हेलोपेरिडॉल इसको दी गई थी, उसका स्टेडी लेवल इफेक्ट उसकी बॉडी में जा चुका है। यानी इसके बाद इसको ये दवाई देने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम सॉर्ट हो चुका है, बॉडी अपने नॉर्मल रूटीन पर आना शुरू होगी, इसलिए ये मेडिसिन अब एक्सेसिव हो रही है। उसका काम था उन इमोशंस को बैक टू द ट्रैक लेकर आना। अब वो बैक टू द ट्रैक चुके आ चुकी हैं, तो मजीद देने की जरूरत नहीं है। अब वहां आप उसकी मेडिसिन चेंज करवाते हो। साइकोलॉजिस्ट खुद नहीं करता, साइकेट्रिस्ट से या न्यूरो साइकेट्रिस्ट से चेंज करवाता है वो मेडिसिन। ठीक है, एक ये चीज होगी। तो वहां पर हम कैटलिस्ट होते हैं, हीलर्स होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, हम प्रिस्क्राइबर्स नहीं होते। ठीक है जी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए साथ में बताइए, क्योंकि ये चीज हमारे एथिक्स में आती है। कल्चरल बैरियर्स, फॉर एग्जाम्पल, I have studied from the institutes where I used to study in the British English. ठीक है, तो मेरा ब्रिटिश या अमेरिकन इंग्लिश में बात करना एक रूटीन टास्क है, मैं कर सकती हूँ, मैं वहां की प्रोफिशिएंट स्पीकर हूँ। ठीक है, मैं उर्दू में बात कर सकती हूँ, मैं पंजाबी में कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि ये मेरी मदर लैंग्वेजेस हैं। तो मैं ओवरऑल ऑलमोस्ट 6 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ अराउंड द ग्लोब। ठीक है जी, अब मुझे कोई आकर पेशेंट पश्तो में बात करना शुरू हो जाए, जो मेरी जुबान नहीं है, जो मुझे नहीं आती, तो बजाय ये कि आप उसे चार्ज करो और आप एक ट्रांसलेटर बिठाओ, इट्स द बेस्ट ऑप्शन कि आप उसको उसके पर्टिकुलर एरिया से एक साइकोलॉजिस्ट को रेफर करो। समटाइम्स जो पेशेंट आपके पास आता है, इंग्लिश इज अ वेरी वास्ट लैंग्वेज, अराउंड द ग्लोब एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज अब उसको समझा जाता है। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर पर्सन आपके पास आ रहा है एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट से, कंट्री से, स्टेट से, आपको वहां के बिलीफ सिस्टम्स का पता होना जरूरी है।
हो सकता है जो उसके लिए चीजें उसकी हिस्ट्री के मुताबिक नॉर्मल है, वो आपके कल्चर में नॉर्मल नहीं है। आपके यहाँ पर उनको सिन कंसीडर किया जाता है, लेकिन उसके लिए वो नॉर्मल होगा। तो ये चीजें समझना जरूरी है। ठीक है जी। फिर आ जाता है लैक ऑफ इंडिजिनस अप्रोचेस। इंडिजिनस अप्रोचेस, जिस तरह मैंने पहले बताया, हमारे यहाँ पर नॉलेज को अपग्रेड नहीं किया जाता। टाइम टू टाइम अपने नॉलेज को अपडेट करना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी में थेरेपी सिर्फ सीबीटी पे शुरू होकर सीबीटी पे खत्म नहीं होती। देयर इज अ पर्टिकुलर टर्म फॉर द बिहेवियर थेरेपी। दोनों के मिक्स होने से बनती है डायलैक्टिक बिहेवियर थेरेपी। जब हम इमोशनल कंटेंट को बीच में डालते हैं तो बनता है आरईबीटी। ठीक है। फिर जब हम चिल्ड्रन की बात करते हैं, चाइल्ड साइकोथेरेपी की बात करते हैं, तो सबसे टॉप पे आता है प्ले थेरेपी। उसी के साथ नेक्स्ट टर्म्स शुरू हो जाते हैं रीडिंग थेरेपी, देन वर्ड एनालॉग। ठीक है। उसके साथ म्यूजिक थेरेपी। मैं बजाते खुद म्यूजिक थेरेपी पे काम करती रही हूँ, मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट रहा है उस पे। ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पर्टिकुलर पेशेंट के साथ समटाइम आपका सीबीटी काम ही नहीं करेगा, पेशेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आपको बहुत से ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं, मेरे पास ऐसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं मैम हम वर्कशीट्स नहीं करेंगे। तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, नहीं कीजिएगा। मैं हिस्ट्री लेती हूँ, वहां मुझे पता चलता है कि अच्छा इनकी जो हॉबीज हैं उसमें रीडिंग है, वो बुक्स पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद करता है। तो मैं न्यूज़पेपर तो नहीं दे सकती क्योंकि उसमें थ्रेट है बहुत ज्यादा। मैं क्या करती हूँ, मैं वहां पर उनको बुक्स ला कर देती हूँ, वो पर्टिकुलर बुक जो मैं खुद भी पढ़ चुकी हूँ, जहां से मुझे पता हो कि देयर इज नो सर्टेन काइंड ऑफ रिस्क देयर। मैं वो बुक उनको ला कर देती हूँ, वो उसको पढ़ते हैं, फिर मैं नेक्स्ट टाइम उनसे उसी बुक के रेलेवेंट चलते चलते उनका थेरापेटिक प्रोग्राम डेवलप कर रही होती हूँ। ठीक है। तो आपके इंडिजिनस अप्रोचेस पे कमांड होना बहुत जरूरी है। ये डिफरेंट अप्रोचेस की रिकमेंडेशन बताई है मैंने। हमारी ट्रेनिंग्स इतनी सेंसिटिव होती हैं, साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स के लिए ट्रेनिंग्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है। टाइम टू टाइम हमें अपना नॉलेज अपग्रेड करने की जरूरत है। और हमारे कुलीग्स के साथ हम किस तरह से केसेस को डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट्स को कैसे डील कर सकते हो। देर आर सर्टेन क्लाइंट्स जो कि कभी अनएजुकेटेड भी होते हैं, कभी डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से होते हैं, कभी ड्रग एडिक्शन के इश्यूज के साथ आते हैं, कभी सुसाइडल आइडिएशन के साथ आते हैं। तो आपने जजमेंटल नहीं होना, बी अ नॉर्मल पर्सन। एम्पथेटिक रहो, असर्टिव रहो, लेकिन कमांडिंग नहीं हो। ठीक है। स्टिग्मेटाइजेशन हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा, आई नो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, लेकिन आपकी तरफ से स्टिग्मेटाइजेशन कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। आपने पेशेंट की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है। ठीक है। रेफरल्स क्या हैं? डिफरेंट सिटीज के डिफरेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, इंटरपर्सनल थेरेपिस्ट, मैरिटल काउंसलर्स वगैरह वगैरह के साथ बॉन्डिंग रखो। समटाइम्स आपको ऑनलाइन पेशेंट्स कांटेक्ट करें तो आपके पास इतना नॉलेज हो कि हाँ मैं उनको फलां जगह रेफर कर सकता हूँ। ठीक है। या फलां थेरेपिस्ट इस पर्टिकुलर चीज को लेकर ज्यादा रिलेटिवली स्टेबल है। ठीक है। असेसमेंट्स इन पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर जो स्टैंडर्ड असेसमेंट्स हॉस्पिटल में यूज होती हैं बच्चे, वो मुझे आइडिया है। पोर्टेज गाइड यूज हो रही होती है फॉर द चाइल्ड, जो कि बजाते खुद कोई स्टैंडर्ड असेसमेंट नहीं है, फॉर्मल असेसमेंट नहीं है। तो टाइम टू टाइम अपनी यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट सुपरवाइजर्स, टीचर्स के साथ कोलैबोरेट किया करें, क्योंकि उनके पास अपग्रेडेड नॉलेज होता है। फॉर योर लेक्चर्स हमें टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन चाहिए होती है। ठीक है। उनके साथ बैठकर असेसमेंट सीखो। ठीक है। कल्चरल बैरियर्स पे हम बात कर चुके हैं, हम सुपरविजन पे बात कर चुके हैं, क्लाइंट के फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेशन के लास्ट पे कभी भी फीडबैक नहीं लो। ठीक है। पर्टिकुलर सेशन, 2 से 3 सेशंस गुजरने के बाद ओवरऑल रिव्यू किया कि अभी हम कहाँ पर हैं। उस वक्त हम इस पर्टिकुलर इमोशनल स्टेट में थे, हमारी रेटिंग ये थी इमोशनल कॉन्टिनम की। इस वक्त आपकी रेटिंग क्या है?
उसको कंपेयर करो। ठीक है, डिफरेंट तरीके होते हैं फीडबैक लेने के। अभी मैं यहाँ पर जाहिर है चीजें इतनी डिटेल में नहीं बता सकती क्योंकि हमारा टाइम भी रन आउट हो रहा है, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप इन चीजों को देख सको। पर्टिकुलर थेरेपीज क्यों फेल आउट हो जाती? क्योंकि एक तो क्लाइंट के मोटिवेशन पर डिपेंड कर रहा होता है, दूसरा आपके थेरेपी की नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है, तीसरा आपके क्लाइंट की हिस्ट्री पे डिपेंड कर रहा होता है। कभी भी किसी भी पेशेंट पे पहले दूसरे सेशन में सीबीटी लगाने मत बैठो, थेरेपी लगाने मत बैठो। रैपो डेवलप करो, उसको समझो, सुनो, उसकी केस फॉर्मुलेशन डेवलप करो। तब आपको आइडिया होता है कि व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन है। इंडिजिनस अप्रोचेस को फॉलो करो। ठीक है जी। दिस इज ओवरऑल हाईलाइट ऑफ द डे। एथिकल कंसर्न्स पे हमने बात कर ली। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपके पास चार चीजें हैं जो होना बहुत जरूरी है। कंपिटेंस, बी द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंश्योर अबाउट इट। ठीक है, आपकी केस फाइल्स, आपकी रिपोर्ट्स का, आपकी क्लाइंट के अपॉइंटमेंट्स का, उनके नेम्स का आपके और आपके पर्सनल असिस्टेंट के अलावा किसी को पता नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट को भी सिर्फ यही पता होना चाहिए कि पेशेंट का नाम क्या है, दैट्स इट। वो भी बिकॉज अपॉइंटमेंट्स के लिए। इसके अलावा रिपोर्ट्स वगैरह भी उन्हें नहीं चाहिए होती हैं, उनका उससे कोई कंसर्न नहीं। इन्फॉर्म कंसेंट बहुत जरूरी है फ्रॉम द पेशेंट, ताकि आप उसकी डिटेल को अगर आपको रेफर करना भी हो तो आप कर सको। ठीक है, रिसर्च में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रिलेशनशिप विद द वल्नरेबल इंडिविजुअल्स। समटाइम्स बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका रिस्क लेवल टुवर्ड्स द सेल्फ एंड टुवर्ड्स द अदर कुछ ज्यादा होता है। तो उस हवाले से हमें पर्टिकुलर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट होता है जो ड्रग एडिक्शन के साथ आया है, इशू के साथ आया है, और आपको पता चलता है कि इसने अपने घर पे अपनी मदर को स्टैब किया है। ठीक है, अब उसकी मदर तो जाहिर है वो कॉटन करेगी, लेकिन आपने इस चीज को लेकर अलर्ट हो जाना है और आपने पर्टिकुलर अथॉरिटी जैसे पुलिस है, जैसे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं, उनको आपने नोट कर देना, नोटिफाई कर देना है कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने लिए या दूसरों के लिए वल्नरेबल है। तो आप अंडर माय सुपरविजन इसको काइंडली कंटेम्प्ट में लें। ठीक है, ये जरूरी होता है, ये हेल्दी है। इसमें आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक नहीं कर रहे हो, आप सोसाइटी के वेलफेयर पे काम कर रहे हो। ठीक है जी। सो एथिकल चीजों पे हमने बात कर ली। अभी एक और चीज जो बहुत जरूरी है, मिलिट्री ऑफिशियल्स अगर आपके पास अपने पर्टिकुलर इशू को लेकर आए, इन केस जो बहुत कम होता है, या जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, तो हमारे लिए ये जरूरी होता है टू इंश्योर द प्रोफेशनल एथिक। क्यों? क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस या हमारी इंटेग्रिटी इस चीज की इजाजत नहीं देती कि नेशनल सिक्योरिटी को एट रिस्क रखा जाए। कभी भी ऐसे इश्यूज को कीनली मेच्योरिटी के साथ डील करो और कभी भी उनकी चीजों को दूसरे के साथ शेयर नहीं करो अमंग द पब्लिक सेक्टर। और ऐसी चीजों की सूरत में मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे ये करना पड़ता है कि मैं उनके पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स को डिसॉल्व कर देती हूँ। वो जरूरी होता है। ठीक है जी। ये यहाँ इसलिए बताया है क्योंकि ऐसी अक्सर सिचुएशन स्टूडेंट्स हमारे पास लेकर आ रहे होते हैं कि मैम अभी क्या करूं। ठीक है, मस्ट कीप इन माइंड कि आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं आपके प्रैक्टिस के लिए रिक्वायर्ड है। जहां तक मेडिकेशन की, उस दिन एक स्टूडेंट ने बात की, अभी मुझे मैसेज आ रहा है कि मैम वो जो यूएस में मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करते हैं साइकोलॉजिस्ट, क्या वो हो सकता है? वो वहां पर पर्टिकुलरली 6 स्टेट्स हैं। वो भी इस वजह से क्योंकि वहां पर साइकोलॉजिस्ट या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं ही नहीं, ना होने के बराबर है। इसलिए वहां ये होता है कि एक साइकोलॉजिस्ट अपना पर्टिकुलर प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद 8 इयर्स की क्वालिफिकेशन करने के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ 2 साल प्रॉपरली स्टडी करता है। जो उन्होंने 5 साल में एमबीबीएस करना होता है वो सारी फार्मेसी वो 2 साल में पढ़ता है। उसका प्रॉपरली लाइसेंस टेस्ट होता है, जिसकी इंश्योरिटी के बाद उसे पर्टिकुलरली साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस रेकमेंड करने की इजाजत मिलती है।
अदरवाइज वो उस स्टेट के बाहर भी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये लॉ सिर्फ उन पर्टिकुलरली 6 स्टेट्स का है। पब्लिक परसेप्शन अबाउट द साइकोलॉजी, यस आई नो पाकिस्तान में बहुत चैलेंजिंग है, बट चीजें वक्त लेती हैं। आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करोगे, एक पॉजिटिव इमेज बनाओगे, तो लोग भी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। प्रैक्टिस ऑफ द इंडिजिनस क्लिनिकल साइकोलॉजी पे हम बात कर चुके हैं। सोर्सेज फॉर द पेमेंट ऑफ द साइकोलॉजिकल सर्विसेज, ये बहुत जरूरी है। ये नहीं होता कि आपने व्हाट्सएप, जो बिजनेस व्हाट्सएप है वो बनाया, वहां पर अपना अकाउंट बनाया, जैज कैश लगा और चलो जी स्टार्ट कर दी प्रैक्टिस। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको बाकायदा एफबीआर से रजिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन होना जरूरी है, एससीसीपी से रिकॉग्निशन होना जरूरी है। उसके बाद पर्टिकुलर फॉरम्स हैं फॉर द साइकोलॉजी जहां आपकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इट इज नॉट द लाइसेंस, बट इट इज फॉर द पर्पज ऑफ योर क्लिनिकल सेटिंग टू गेट रजिस्टर्ड देयर। वो पूरी एक लिस्ट है, 5 से 6 जो है वो चीजें हैं जहां पर आपकी रिकॉग्निशन होना जरूरी है, ताकि आप अपने टैक्सेस का क्लैरिफिकेशन रख सकें। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन द साइकोलॉजी एंड साइकेट्री। मैंने पहले बताया आपको, साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के बगैर काम नहीं कर सकते, और साइकोलॉजिस्ट एक साइकेट्रिस्ट के बगैर काम नहीं कर सकता। वी बोथ आर कैटलिस्ट इन ईच एंड अदर्स प्रैक्टिस। ठीक है, मेडिसिन से इंसान बेहतर हो सकता है, मसला हल नहीं हो सकता। जो जिंदगी के मामलात हैं वो बेहतर नहीं हो सकता, तो उसके लिए एक साइकोलॉजिस्ट का होना जरूरी है। और उन मामला को बेहतर करने के लिए पहले एक इंसान का इमोशनली एंड कॉग्निटिवली बेहतर होना जरूरी है। उसके लिए मेडिसिन का होना जरूरी है, जो प्रेस्क्राइब एक साइकेट्रिस्ट करता है। सो रिस्पेक्ट ईच एंड अदर्स परसेप्शन एंड एज वेल एज योर मेडिकल कॉम्पिटेंस। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो 1 मिनट रहता है, आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, दिस वाज फॉर द डे टुडे। ठीक है जी, ये सजेशंस हैं कुछ मेरी तरफ से कि लाइसेंसिंग बॉडी बनाया जाए, गवर्निंग बॉडी के साथ उसको एसोसिएट किया जाए, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, हमारी हमारी एथिकल एप्लीकेशंस पे गौर होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। एपीए का 2017 का बकायदा अमेंडमेंट है फॉर द एथिकल प्रैक्टिसेस। मैं शेयर भी कर दूंगी ग्रुप्स में, आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर द मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बट अनफॉर्चुनेटली इस पे गौर नहीं किया जाता। There are certain institutes around the globe, organizations around the globe जो registrations offer करती हैं, including the Australian and New Zealand Mental Health Association, including the international, um, uh, there is another organization, ISS